दोस्तों राम राम। आज के इस एक नए वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सभी परीक्षार्थियों के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर को देखेंगे। दोस्तों यह मॉडल प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट UPMSP पर अपलोड किया है, वहां से आप भी देख सकते हैं। दोस्तों इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल नया होगा, तो उसी नए पैटर्न पर आधारित ये मॉडल प्रश्न पत्र है। आइए देखते हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी खंड अ। देखिए प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है, अ और ब। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक। देखिए यहाँ पर निर्देश है, इसको देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो ये 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, इसमें से 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, अ और ब। तीसरा देखिए, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो देखिए जो आपका प्रश्न पत्र का खंड अ है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ में पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? OMR शीट पर। इसमें जो विकल्प सही होगा OMR शीट पर उसी को गोल कर देंगे, काला कर देंगे। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड अ बहुविकल्पीय वाला के लिए 1 घंटा का समय निर्धारित है और खंड ब के लिए 2 घंटा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित अंक दिए गए हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, एक बार जब आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे पूरा प्रश्न पत्र, तो इससे आपका एक रिवीजन भी होगा और आप अपना मूल्यांकन भी करेंगे कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, ये खंड अ है, 20 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग के। तो आप OMR शीट पर गोल कर देंगे दूसरा नंबर। चिंतामणि किस विधा की रचना है? बताइए। चिंतामणि निबंध है, किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। फिर देखिए गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। गबन गोदान ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 4, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समय सीमा बताना है। तो कब? 1919 से 1938 तक का समय हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? याद आया? नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, कौन सी? तो दोस्तों प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रश्न 7 देखिए, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। हरिऔध किसकी? तो दोस्तों मधुशाला और मधुबाला ये दोनों रचनाएं एक तरह की है, मधुशाला और एक मधुबाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। प्रश्न 8, भारत भारती किसकी रचना है? तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, भारत भारती। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो इसका देखिए पहला उत्तर सही है, सन 1843 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल है। प्रश्न संख्या 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो दोस्तों रीतिकाल के। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम। प्रश्न संख्या 11, अब देखिए जो इस बार आपका हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है और काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस छंद अलंकार है, ये सभी प्रकरण बहुविकल्प में ही पूछे जाएंगे।
तो देखिए प्रश्न संख्या 11 यहाँ रस पूछ दिया। हास्य रस का स्थायी भाव है क्या? हास है। सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार भी बहुविकल्प में पूछा है, एक उदाहरण दिया है, पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर ऊपर आते हैं। मनो मानो, जानो, जनहु, मनहु इत्यादि जहाँ शब्द दिखे वहाँ आप समझ जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों 4 चरण। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो देखिए आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर 2। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पित्त धन अंबर, पीला वस्त्र, तो इसमें कर्मधारय समास है। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। आगे देखिए यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको यड़ची। यड़ संधि का सूत्र इको यड़ची। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। दोस्तों फलस्य शब्द, फल शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इस तरह से आपके कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे और इसी तरह से आपको सही उत्तर चुनकर OMR सेट में भर देना है। ये खंड अ था। अब देखिए खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। ये 50 अंक का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या पहला में क्या पूछा जाएगा? देखिए प्रश्न इसी तरह का सेम पैटर्न ही रहेगा, बस प्रश्न अलग रहेंगे, बाकी तरीका यही रहेगा, शैली। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो देखिए ये जो प्रश्न वर्णनात्मक में जो पहला प्रश्न होगा वह गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछा जाएगा। तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से यह प्रश्न 6 नंबर का होगा। तो एक गद्यांश दे दिया, इसके नीचे प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ का मतलब पाठ का नाम क्या है, याद आया? ये वाला मित्रता है। और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो लिखेंगे इसका उत्तर पहले का कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य संकलन में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे लिख देंगे तो आपको खटाक से 2 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये दोनों है। हाँ, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसी बात को आपको दूसरे शब्दों में लिख देना है कि लेखक कह रहे हैं कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मित्रता के लिए 2 लोगों की रुचि, स्वभाव, पसंद एक ही जैसी हो। मित्रता किसी से भी हो सकती है। अलग अलग स्वभाव रुचि वाले लोगों में भी मित्रता हो जाती है। यही लिख देना है अपनी शब्दों में। फिर लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इसी में उत्तर है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। तो लिखेंगे लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं कि जो गुण, जो खूबियाँ उनमें नहीं है वह लोग दूसरों से प्राप्त कर ले, दूसरों से सीखें, दूसरों का अनुसरण करके प्राप्त करें। तो इसी तरह से लिख देंगे साधारण। 2 विकल्प होगा, दोनों में से कोई करना है। अथवा है, देखिए एक किससे है? हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगा? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधी बना रही है।
तो देखिए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ उसी तरह से लिखना है जैसा मैंने आपको बताया, बस यहाँ पाठ का नाम अलग हो जाएगा। पाठ का नाम क्या है? ये ममता, ममता कहानी, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ से 2 नंबर आपको मिल गया। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। तो इस गद्यांश का भावांश इस गद्यांश का भाव यह है कि परम पिता यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमारा आयोजन कभी सफल नहीं होता, क्योंकि प्रभु जो चाहते हैं वही हमारे जीवन में होता है, यही है। फिर तीसरा देखिए, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? ममता द्वारा विपत्ति के लिए पहले से तैयारी को, विपत्ति से बचने के लिए पहले से तैयारी को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। समझे ना? जैसे इनके पिता पहले से बुरे दिन के लिए पहले से आयोजन कर रहे थे, तो इस आयोजन को ममता ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ये अभी ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2 में, 1 में क्या पूछा जाएगा? गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और प्रश्न संख्या 2 में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दूसरा में पद्यांश दिया रहेगा काव्य, और इस पर आधारित 3 प्रश्न। ये भी प्रश्न कुल 6 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। तो देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकू कृपा पंगो गिरिलय हों, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिहि पाई। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों, पाठ का नाम, संदर्भ उसी तरह लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, पद पाठ से है या पद नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके कवि सूरदास जी हैं। तो 2 नंबर हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 ठो है। बहिरो सुन गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, कि बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है। और जो रंग होता है, रंग अर्थात दरिद्र निर्धन, वो भी सिर छत्र धराई, राजा की तरह सिर पर छत्र धारण कर लेता है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है। इसी तरह से आप देख कर लिख देंगे। अथवा करके दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरा एक और छंद है। सुनी सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही सभे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनु मंजुल कंज कली। तो देखिए, इसका प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये वाला जो पद्यांश है किस पाठ से है, किस शीर्षक से है, किस कविता से? वन पथ से, वन पथ पर से है। कविता का नाम क्या है? वन पथ पर। और इसके कवि कौन है? तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनु मंजुल कंजकली। प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, सूर्य का उदय हो गया, बिकसी मनु मंजुल कंजकली, और सुंदर, और मानो सुंदर कमल की कलियां खिल गई। तो ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या। अब देखिए तीसरा प्रश्न, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग तड़ाग में देखिए, प्रेम रूपी तालाब रूपक अलंकार, तथा मनु मंजुल कंजकली, मानो कमल रूपी कलियाँ, तो इसमें मानने की बात है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। और कौन सा है? मनु मंजुल, तो देखिए मम कंजकली क अनुप्रास अलंकार भी है। अब प्रश्न संख्या 3 में दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत गद्यांश दिया है 2, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 अंक संदर्भ लिखने के लिए और 3 अंक हिंदी अनुवाद के लिए निर्धारित है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते सच आलोक सर्वत्र प्रसृतः मुगल युवराजः दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत् स तेषां ज्ञान तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाम करेतः। तो ये कौन वाला पाठ है? वाराणसी। तो लिख देंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचयिका खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें लेखक तो होते नहीं, तो बस यही हो जाएगा, सीधे आपको पाठ का नाम बताना है, तो 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर 3 नंबर
हिंदी अनुवाद कि यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ की संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिंह को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। अथवा करके देख लीजिए ये किस पाठ से है। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कृतं महांतं परितरम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च दर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति है। तो ये किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति। और हिंदी अनुवाद मानव जीवन के संस्कार ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयास किया। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जो आचार विचार और आदर्श प्रस्तुत किया वह सब हमारी संस्कृति है। चौथा में देखिए क्या है, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तीसरा में संस्कृत गद्यांश का और चौथे में संस्कृत पद्यांश का। ये भी 5 नंबर का, 2 अंक नंबर संदर्भ के लिए और 3 नंबर हिंदी अनुवाद। तो देखिए मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो इसका संदर्भ क्या होगा? पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणी। और हिंदी अनुवाद अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, कामना को छोड़कर धर्मान हो जाता है और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। तो इसका संदर्भ क्या होगा? पाठ का नाम भारतीय संस्कृति और हिंदी अनुवाद सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न हो। अब प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देखिए खंड काव्य पूर्व की तरह ही रहेगा, आपको पहले की तरह ही अपने अपने ज़िले के अनुसार लिखना है। आपके ज़िले में जो खंड काव्य निर्धारित है उसी को लिखना है। तो इस प्रश्न में समझ गए होंगे यह पहले की तरह ही है। देख लीजिएगा एक बार, आप इसको पढ़ लीजिएगा। समय में यहाँ क्या बर्बाद करूँ। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 का क है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 5 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर उसके लिए रचनाएं लिखने के लिए। तो 3 विकल्प होंगे कवि लेखकों का, तीनों में से किसी एक का लिख देना है। प्रश्न संख्या 6 में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क में लेखक का जीवन परिचय देना है, ख में कवि का। ये भी 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर रचनाएं के लिए, कृतियाँ के लिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो वाराणसी वाला नहीं आया था, हमने देखा, तो आप लिख देंगे मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी केनोपमायते। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए 2 का देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या स्थित है? तो यही कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वरम एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, कि संसार को बनाने वाला ईश्वर प्रभु एक ही है, यही भारतीय संस्कृति के मूल में है। फिर चौथा प्रश्न, बीरह केन पूज्यते, तो बीरह बीरेण पूज्यते। 2 करना था, 2 हो गया। अब प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9वां प्रश्न कुल 9 नंबर का है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे निबंध लिखना है। देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। इस तरह से आपको सामाजिक मुद्दे पर आधारित, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे पर आधारित 4 विकल्प दिए जाएंगे निबंध के, जिसमें से आपको किसी एक पर अपनी रुचि सुविधा अनुसार लिखना होगा और यहाँ से आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों ये था यूपी बोर्ड द्वारा जारी नए पैटर्न पर आधारित नया मॉडल पेपर। इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।